शानदार मैचेस का सिलसिला जारी है। कल दो बड़े मैचेस से आज एक बड़ा मैच है। आज का बड़ा मैच लोगों की नज़र में शायद सरफराज और रिजवान का मुकाबला हो, लेकिन बहरहाल ये दो टीम्स का मुकाबला है। दोनों शानदार टीम्स हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा, हम सब जानते हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने इस बार थोड़ी सी उम्मीद दिला दी है फैंस को, जहां पर दो मैचेस खेले, एक हारी और एक जीत गई। ऑन द अदर हैंड कल के एक मैच पे मैं लाजमी बात करूंगा, चूंकि पहला मैच तो वन साइडेड समझे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आउट क्लास करके रख दिया और क्या शानदार वो खेली, उसका कॉम्बिनेशन बता रहा है कि वो इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के तौर पे आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ जहाँ पर मैं कराची की बात करता हूँ, मुझे थोड़ा सा कराची से इसलिए उम्मीदें या मेरी वाबस्तगी है, मैं खुद वहाँ पैदा हुआ हूँ, तो मुझे ज़रा मज़ा आता है कि मेरी टीम ज़रा जीते, मुझे भी मज़ा आए। पूरे पाकिस्तान की टीम हमारी टीम है, लेकिन कराची जैसी अच्छी टीम जहाँ पे मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम मौजूद हो और वो टीम 3 के 3 मैचेस हार जाए तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और आज ज़रा इस पर भी कोशिश करते हैं, बात करके देखें कि कराची किंग्स के साथ इशूज़ क्या हैं, क्या वजह है कि टीम उस तरह से जेलअप दिखाई नहीं दे रही, या टीम जेलअप है तो परफॉर्मेंसेस के इश्यूज़ हैं, टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे तो ठीक, ना करे तो वीक। इस पर ज़रा आज बात करते हैं। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया। स्पेशली आज हमें ज्वाइन किया नजीबुल हसनैन साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं, जाने मानी शख्सियत हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया नजीब आपका भी। तस्नीम समर क्रिकेट कमेंटेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड हमारे साथ मौजूद है। मेरा ख्याल है नजीब से शुरू करें, कराची की बात हो और नजीब से ना पूछी जाए, ये कैसे हो सकता है? नजीब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक ठाक, मैं तो ठीक हूँ। ये नजीब कराची बिल्कुल ठीक नहीं क्या हो रहा है? नजीब कराची हम बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर आजम है कराची में, मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं खुद कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी आप समझ लें कि थोड़ी सी वाबस्तगी है ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, ये इस बार टीम उस तरह दिखाई क्यों नहीं दे रही? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि हमारे पास एक अच्छे रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कमी है। देखिए, अगर आप जो क्लार्क की बात करें वो चल नहीं रहे हैं, लुइस ग्रेगरी, नबी, ये इस तरह के प्लेयर हैं कि ये 14वें 15वें ओवर में आएंगे ना तो ये आपके स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये चौथे 5वें ओवर में आएंगे तो फिर ये स्ट्रगल करेंगे। तो आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है, जो मुझे लगता है एक चीज मिसिंग है। हमने इस बार बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पे रिलाय थोड़ा ज्यादा कर लिया है। दूसरी चीज ये जो दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है वो बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बाबर पीएसएल के सबसे कामयाब बैट्समैन है और जो उनका पिछला साल गुजरा है वो इतना शानदार गुजरा है कि आप कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते बाबर पे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज इन द स्टेडियम यस्टरडे और ये फील हो रहा था कि बाबर से ना बॉल मिडल हो रहा है, ना वो कंफर्टेबल है। ऐसा लग रहा है कि कराची में अगर ऊपर से शर्जील ना रन करे तो ये 100 रन की टीम है। अच्छा नजीब, एक चीज अगर मैं बिल्कुल फेयरली आपसे पूछूं, चूंकि आप बहुत फेयरली जवाब दे भी देते हैं, इसलिए आपको लगता है कि थोड़ा सा पिक एंड चूज में जब वक्त था तो कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा बहुत नज़र में नहीं रखा गया? ऑलराउंडर्स की भरमार आपने भी कहा, मैंने भी देखा, विकेट कीपर्स भी हैं, रोहेल भी है, जो क्लार्क खुद भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बैटर्स की बात करें तो या तो शर्जील मौजूद है, या बाबर मौजूद है, या फिर जो क्लार्क मौजूद है, बाकी सब ऑलराउंड और बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर कैटेगरीज में। क्या बेहतर ना होता कि 4 या 5 मुस्तरद बैट्समैन होते और फिर 3-4 ऑलराउंडर होते और 2 बेशक विकेट कीपर, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सूटेबल लग रहा था? देखिए, एक तो प्रॉब्लम हमें समझनी होगी। वो प्रॉब्लम ये है कि बाबर ऊपर खेलना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें पिछले सीजन में एलेक्स हेल्स को छोड़ना पड़ा। पिछले सीजन में मार्टिन गप्टिल थे और वो भी इस बात पे नाराज थे कि मेरा नंबर ऊपर है, मुझे नीचे भेजा जा रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक इशू है। अगर आप बात करें तो हमारे पास साहबजादा फरहान है, जो आपके डोमेस्टिक का बड़ा ही शानदार परफॉर्मर है, टॉप स्कोरर रहा है, अभी उसका अवार्ड भी मिला है पीसीबी का। एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको जो है वो ऊपर खिलाते हैं शर्जील के साथ और बाबर वन डाउन आ जाते हैं तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है। बट बाबर नहीं चाहते कि वो नीचे खेलें, और ऑब्वियसली जब इतना बड़ा प्लेयर उस चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो फ्रेंचाइज को भी थोड़ा सा ये बात देखनी पड़ती है और मानना पड़ता है। आई थिंक देखिए, ये जो फॉर्मेट है ना T20 का, ये बड़ा ही बेरहम किस्म का फॉर्मेट है। आज हम इस टीम के बारे में कह रहे हैं कि इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, अगर ये अपने अगले 3 मैचेस जीत जाएं तो यही आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे। तो ये तो मोमेंटम बनने की बात है।
और मोमेंटम अगर लेटर ऑन बनता है तो वो अच्छा भी होता है, क्योंकि आप आगे तक कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर शुरू में मोमेंटम हो और बीच में टूट जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। काशिफ भाई एग्री करेंगे नजीब से? जी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात बोल के कोई कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा कि बाबर आजम वन डाउन नहीं खेल सकते, खेलना नहीं चाहते। अगर आपको याद हो तो अच्छा, एक चीज मुझे हमेशा से पसंद है, नजीब बहुत स्पेसिफिक है, बहुत शॉर्टली बहुत अच्छी बात कंप्राइज कर देते हैं। देखें साहबजादा फरहान ऊपर आ सकता है, रोहेल नज़ीर ऊपर आ सकता है। मैं ये समझता हूँ कि रोहेल नज़ीर प्लस शर्जील खान बड़ा अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। बाबर आजम वन डाउन पे हो और उसके बाद फरहान, साहबजादा फरहान हो, फिर क्लार्क, ग्रेगरी सारे आ जाएं। देखें आपने टीम के लिए खेलना है। बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है आप उसके आगे बात ही नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते, दुनिया क्योंकि दुनिया के नंबर वन वन बैट्समैन है। लेकिन ऐसे पैचेस आ जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर, बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर आए। पाकिस्तान में देख लें, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, सब पे आए, लेकिन वो प्लेयर लेकिन वो प्लेयर उस पैच से बाहर निकल जाते हैं। बाबर आजम भी बाहर निकलेगा, लेकिन जो टीम का कॉम्बिनेशन है, ये टीम जीतने वाली कॉम्बिनेशन में नहीं है इस वक्त। पिछले साल अगर आपको याद हो तो टॉप जो पार्टनरशिप थी वो बाबर आजम शर्जील खान की थी, तकरीबन 170-74 रन की पार्टनरशिप थी, जो कि अभी तक रिकॉर्ड है पीएसएल का। तो ये रिकॉर्ड दोबारा से इनको बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अगर कराची किंग ने स्कोर करना है तो बाबर आजम को स्कोर नहीं करना, शर्जील को स्कोर करना पड़ेगा, शर्जील को आगे आगे खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान को रिलायंस, कराची किंग्स को रिलायंस पाकिस्तानी प्लेयर्स पे करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हमने रिलायंस ज़्यादा की हुई है आउटसाइडर्स के ऊपर। कल भी आप देखें तीसरे नंबर पर नबी को भेज दिया, जबकि वहाँ साहबजादा फरहान की पोजीशन बनती थी। नबी के लिए बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, नबी जो है वो 3-4 ओवर्स तो खेल सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से 13-14 ओवर्स के बाद ये लोग खेल सकते हैं। जिस तरह आसिफ जो है वो 3-4 ओवर खेल सकता है, लेकिन ज़्यादा ओवर्स वो नहीं खेल सकता। वो फिर वो पैनिक कर जाते हैं, फिर वो स्ट्रगल करते हैं कि वो रोकें या क्या करें, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि स्ट्रोक मेकर्स हैं, जिनका काम ही शॉट मारना है। ये रोक नहीं सकते बॉल को, ये सिंगल डबल नहीं ले सकते, ये मार सकते हैं। इसलिए ये ठीक करने की जरूरत है। दूसरी बात है बॉलिंग साइड पे भी आप देखें, कल अगर वो इलियास का एक ओवर ना होता 20-22 रन का तो शायद मैच का रुख बदल जाता। लेकिन बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सारे ऑलराउंडर्स हैं। आमिर को की यहाँ पर अब ज़रूरत है टीम को, आमिर आएगा उसके इर्द गिर्द टीम जो है वो सारी रिवॉल्व करेगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, बॉलिंग की भी प्रॉब्लम कर रही है, बैटिंग भी प्रॉब्लम कर रही है, और ऊपर फील्डिंग के भी इश्यूज हैं इनके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि बाबर आजम सही फॉर्म में नहीं है, फील्डिंग तो वो कैच वैच छूट रहे हैं सारे नहीं, चूंकि बाबर आजम सही फॉर्म में नहीं इस वक्त नजर आ रहे, इसलिए सारी टीम जो है वो थोड़ी सी जरा पैनिक कर रही है। लेकिन आपने कल देखा, कल बेंच में वसीम अकरम वापस आ गए। मुझे लग ही रहा है कि अगले मैच में वसीम अकरम का इन्फ्लुएंस भी बेहतर होगा और टीम कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस की तरफ आएगी। फिर आप लोगों की तरफ अच्छा नजीब, वसीम अकरम का वापस आना अच्छा है, और आप यही बात आप भी समझते हैं कि टीम के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है वसीम अकरम का दोबारा से डगआउट में बैठना? ऑब्वियसली वसीम अकरम जैसा एक बड़ा नाम जब टीम में प्लेयर्स के साथ होता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइडेंस देता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा बात ये कि कभी कभी हम समझते हैं कि खाली प्लेयर का होना ना होने की बात नहीं होती। जैसे आमिर को मैं कैंप पे देखता था कराची किंग के, तो वो आमिर यामीन को भी गाइड कर रहे होते थे। तो सीनियर प्लेयर्स का होना भी बहुत मैटर करता है। तो आमिर भी वापस आ गए हैं, वो अब कल मेरी उनसे बात हुई और उसके बाद थोड़ा सा, बट एट द एंड ऑफ द डे जो अभी आप सब बात कर रहे हैं वही बात है कि आपके पास एक तो एक बैट्समैन मिसिंग है, दूसरा आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा। वो कॉम्बिनेशन आपको जल्दी जल्द बनाना होगा। और क्योंकि बाबर जब स्लो खेलते हैं तो बाकी प्लेयर्स पर इसका प्रेशर आता है और वो आएगा। तो इसलिए इसको देखना है कि किस तरह से बाबर वो जो रिदम है उसमें वापस आ जाए। कि वैसे बाबर अगर चलें स्लो खेलते हैं तो बाकियों को मैनेज करना पड़ेगा। इमरान साहब, हम स्लो और फास्ट पे ना जाएं। अगर हम ज़रा ये देखें कि कुछ जो प्लेयर्स हैं उनका बहुत शानदार तरीके से करियर स्टार्ट हुआ, मैं बाबर की नहीं, मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं रहे, फिर वो टीम से बाहर आते हैं, लीग खेलते हैं। हर प्लेयर का एक अपवर्ड ऑर्डर होता है, एक डाउनवर्ड गेम होती है। मैं शर्जील की अगर बात करूँ, शर्जील अब टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर पिछले 2 सीजन्स की मैं बात कर लूँ, शर्जील को ही सिर्फ एनालाइज कर लें, टीम की डिपेंडेंसी क्या है उसके हवाले से, उसकी एवरेज, उसकी रेशो, गेम स्टाइल, या फिर उसका जो शॉट स्टाइल है, उसकी सिलेक्शन ज़्यादा पॉइंट्स की। देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पहले सब भाइयों ने बात की ऑन बाबर,
तो मैं एक्चुअली बाबर को आई नो हिम व्हेन ही वाज 13 ईयर ओल्ड, ही वाज कमिंग इनटू द क्रिकेट। आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसकी वजह से बाबर आज हम सबको इंस्पायर करते हैं। मैं देखें, हम थोड़ा सा जल्दी पैनिक बटन जल्दी नहीं दबाना। मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि हमने लास्ट मैच के अंदर भी बातचीत की थी कि जो रिसोर्सेज हैं, कप्तान जितना मर्जी बड़ा हो, आपकी सपोर्ट टीम जितनी बड़ी हो, बट जो प्लेयर्स खेल रहे हैं या आपने खिलाने हैं कप्तान ने ऑन ग्राउंड, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि कप्तान ने सिर्फ स्ट्रेंथ को लेके नहीं चलना होता, वीक एरिया को भी कप्तान का काम है कि वो करता। देखिए, बाबर के लिहाज से देयर आर 3 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और शायकीन के साथ भी। सबसे पहले ये है कि बाबर, हर कैप्टनसी के अंदर बैंड ऑफ कैप्टनसी होती है। बाबर को भी आपने देखा होगा कि नाउ वाई बाबर इज परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल स्टेज शुरू के अंदर नहीं था। लाइक एनी अदर कैप्टन, एवरीवन टेक्स टाइम, बाबर टेक्स हिज ओन टाइम, वो स्ट्रेटल होता है। सेकेंडली, एक चीज़ याद रखें कि बाबर इज कैप्टनिंग दिस साइड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नॉट दिस साइड, इज कैप्टनिंग एनी साइड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप कप्तान आके और एक नई लीग है और या नया टूर्नामेंट है तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। थर्ड फैक्टर उनका जो है, जो बड़ा अयां है और सब लोग उस पर बात कर रहे हैं कि उनकी जो बॉलिंग साइड है डिप्लीटेड है। मोहम्मद आमिर का ना होना इटसेल्फ मैटर करता है बिकॉज ऑलरेडी वीक साइड है। शर्जील का होना ज़्यादा बड़ा मैटर है क्योंकि उस पूरी टीम में एक शर्जील वो प्लेयर है जो बूस्ट बहुत तेज़ी से दे सकता है, इसलिए मैं शर्जील पे आता हूँ। मैं सिर्फ कहने का आपको था क्योंकि आपकी टीम भी है और मैं भी बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और एनी टीम जो अच्छा खेलेगी, जितना अच्छी सारी टीमें खेल रही होंगी उतने मैचेस तगड़े होंगे और मज़ा आएगा देखने को। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एज द कराची विल गो फर्दर इनटू द टूर्नामेंट, देखें लास्ट टाइम पहली लेग के अंदर मुल्तान नज़र ही नहीं आ रही थी। नज़र क्या आ रही थी? दे लॉस्ट 90% ऑफ देयर मैचेस, केम बैक एंड वन ऑल ऑफ देम। तो बाबर जैसे जैसे लास्ट उसमें मैंने आपको बात की थी कि आगे बाबर सेटल डाउन हो जाएगा, बाबर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस टीम की नज़र आएंगी, उसे अपने आप को भी कहाँ पे खिलाना है वो भी बाबर को पता है, वो शर्जील को भी देखे कहाँ पे खिलाना है, जो बाकी भाइयों ने बात की। तो ये टीम सेटल होना शुरू की और कराची विल मेक अ कम बैक। कमिंग बैक टू शर्जील क्विकली, देखिए जी, इस टाइम पे राइट नाउ शर्जील एंड बाबर दे आर द मेन स्टे ऑफ कराची। शर्जील इफ एंड राइट नाउ बिकॉज बाबर से खुद भी रन नहीं हो रहे, आगे टूर्नामेंट में आपको रन नजर आएंगे और लंबे रन नजर आएंगे आपको बाबर की तरफ से। आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू सी सेंचुरी कमिंग इफ नॉट 2। शर्जील इज द मेन पर्सन फॉर कराची राइट नाउ। शर्जील परफॉर्म करेगा तो कराची परफॉर्म करेगा। सो स्ट्रेंथ उनकी इसलिए वापस है बिकॉज ही इज मेकिंग कम बैक। उनको हमेशा फिटनेस के इशू रहते हैं। 2 साल का उनका अगर जरा हम एवरेजेस देखें ना, उस पर थोड़ा सा मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो जब पाबंदी से वापस आया है वो एवरेज, और फिर अब उसको हो गया टाइम इस गेम में, अब उसकी वो पाबंदी वाला एक माइंड फ्रेम से निकल आया। चले मैं ज़रा तस्नीम को भी इन करता हूँ, फिर वापस आके इस पर और भी बात करते हैं। अच्छा तस्नीम, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमें सबको दिख रहा होगा वो यहाँ तो कोयटा ग्लैडिएटर दिख रही थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि कराची के लिए आज बैठ के हम ये बात भी कर रहे हो कि यार 3 मैचेस खेले, तीनों हार गए। तो आप उसको किस तरह देख रही हैं? एक तो आई होप यू वॉच द मैच यस्टरडे। Of course, I watched the match yesterday. I think I was expecting it a little bit. Everybody has covered Karachi's faults and their pros and cons really extensively. But I think that I said even yesterday, I can imagine them making 170, a par score, but I just can't see how they would do something more than that. And that's basically what materialized yesterday. So even when Babar does perform to an extent, because, 40 odd is still a performance of some kind, without several other players kicking on and doing something big at a high strike rate, it's just not going to be competitive in this tournament. So I'm not particularly surprised. I do think that those bowling resources are depleted, and I do think that just because that's the way that the tournament looks for Karachi right now doesn't mean that it'll stay that way. Changes definitely are necessary. I think the change of Wasim Akram sitting in the dugout is fascinating because it's always a reminder that there are on-field reasons for a team's performance and then off-field. We've covered the on-field with what some of us consider to be a poor balance, on the playing day and on paper as well. And then in terms of off-field, I think that there is a need in the Karachi Kings camp for a cohesiveness that Islamabad United, for example, or even Multan Sultans, when you see them both on-field and off-field, seem to have some kind of unified identity. And I think that off-field, that matters just as much as on-field. This teamwork that we're talking about, where we want to see Joe Clark step up, it can only really come from off-field bonding as well. मैं agree इससे बिल्कुल agree तस्नीम, whatever you said,
इट इज़ द राइट थिंग, यू सेड द राइट थिंग्स। अच्छा नजीब, मुझे ये बताएं, चूंकि आपने अपना शो करना है तो आपका टाइम भी थोड़ा सा कम है, मुझे ये बता दें जल्दी से, आज के मैच में किसको बेहतर देख रहे हैं? आज क्या रिजवान बा मुकाबला सरफराज है या कोयटा बा मुकाबला मुल्तान है? देखिए, वेदर वी लाइक इट और नॉट, सरफराज और रिजवान का ये मुकाबला तो चलता ही रहेगा और लोग इनको कंपेयर करेंगे। सरफराज खुद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रिजवान इस वक्त जिस लेवल पे खेल रहे हैं वो किसी और ही जगह है। लक भी उनका साथ दे रही है, परफॉर्म, जबकि मैं समझता हूँ कि काफी लिमिटेड स्किल है उनके, लेकिन उसके बावजूद वो जो मेंटल टफनेस है उनके अंदर, जिससे वो जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, दैट इज जस्ट रिमार्केबल। तो इस वक्त मुझे लगता है ओवरऑल मुल्तान की टीम का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आप सारी चीजें देखें, विद स्पिन बॉलिंग, विद फास्ट बॉलिंग, बैटिंग में भी उनकी डेप्थ है, फॉरेन प्लेयर्स भी उनके मुझे बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं। तो मुल्तान मुझे क्लियरली आज भी और इस इवेंट में भी फेवरेट नजर आ रही है। जबरदस्त। अच्छा नजीब, थोड़े से होपफुल हूँ मैं कोयटा की वजह से, इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि नसीम शाह बहुत अच्छे रिदम में वापस आया है और बहुत अरसे बाद नसीम इस रिदम में है, बीच में बिल्कुल आउट ऑफ रिदम था। दूसरा, बैटिंग थोड़ी सी कोयटा को एज दे रही है। विल स्मिथ इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और उसकी इंडक्शन बहुत ज़बरदस्त रही। फिर एहसान बहुत अच्छा खेल रहा है, एहसन अली, और ये चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं। देखिए ये जो बात होती है ना, आप देखें, हम बार बार ये बात करते हैं, हुरैरा ने जब 300 बनाए सबने शोर मचाया कि हुरैरा ने 300 बनाए, एहसान अली ने 300 बनाए, किसी ने उनका जिक्र नहीं किया। एहसान अली बिला वजह में थोड़े पीछे चले गए। आई होप कि अब वो उनकी ये परफॉर्मेंसेस हाईलाइट हो और वो नजर आए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। विल स्मिथ का मैं ये कहूंगा कि वो अभी इट्स टू अर्ली, अभी उनकी कुछ ही इनिंग्स हुई हैं, देखना ये कि वो आगे भी इस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। जहां तक आपने नसीम की बात की है, तो नसीम ऑफ कलर नहीं थे, नसीम इनमेच्योर थे, नसीम रेडी नहीं थे। जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आप मंच जाते हैं, उससे आपके अंदर जो है आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। वो क्वालिटी अब इस एक्सपीरियंस के बाद नसीम शाह में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब, बहुत शुक्रिया, आपका अपना शो था, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे। थोड़ी देर में अब्दुल कदीर राना भी हमें कराची स्टेडियम से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ की भी खबरें उनसे जानेंगे। जब तक ये सारा ग्रुप मेरे साथ मौजूद है, हमारा पैनल मौजूद है, काजी भी कमेंट करना चाहेंगे इस चीज़ पे, खासतौर पे कोयटा वाले मैटर पे और मुल्तान पे? कोयटा वर्सेस मुल्तान, मेरा ख्याल है टॉस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। जो टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली पहले जो है वो बॉल करेगी और दूसरी टीम को टफ टाइम देगी। अगर आप स्टैट्स के हिसाब से देखें तो मैटर एक बार फिर नहीं, टॉस तो है ही है। देखें, टॉस का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली T20 इज़ ऑल अबाउट टॉस नाउ। जब टॉस, और कराची में भी आप देखिएगा, जिस दिन कराची टॉस जीतेगी और बाद में चेज करेगी, कराची इज़ गोइंग टू बी ऑफ अ डिफरेंट कलर। लेकिन आज के मैच में मैं ये समझता हूँ कि बुक्स में अगर देखा जाए बिल्कुल बराबर टीम है, दोनों टीमें बिल्कुल बराबर हैं। टॉस बड़ा क्रूशल होगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों में दोनों टीमें अच्छे खेलें, लेकिन कैप्टनसी मुल्तान की और रिजवान की सरफराज से बेहतर है। और अगर आप एज देना चाहते हैं तो कैप्टनसी की वजह से मुल्तान को एज देना पड़ेगा, और चूंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन कर रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ मुल्तान के चांसेस ज़्यादा हैं। होपफुली मुल्तान जो है वो टॉस जीत गया तो फिर तो डेफिनेटली जीतेगा, लेकिन अगर टॉस हारने के बाद मुल्तान को चांस मिला तो मुल्तान वो टीम है जो बड़ा स्कोर जो है बोर्ड पे पोस्ट कर सकता है और उसका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दूसरी टीम के लिए। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि ओनली बिकॉज ऑफ कैप्टनसी ऑफ रिजवान, मुल्तान हैज़ द एज ओवर ग्लैडिएटर्स। देखिए जी, तगड़ा मैच होगा, मुल्तान वर्सेस सरफराज। बैगेज जो है वी ऑल नो फॉर्म में आ रही है। मुल्तान इज प्लेइंग विद द राइट फॉर्म, द राइट कैप्टनसी। लास्ट आपको रसलान अगर याद हो तो शान मसूद के ऊपर बात हुई थी, और लास्ट मैच में आपने देखा कि शान मसूद ने ही उन्हें मैच जितवाया है। तो उनका हर प्लेयर, पूरी टीम जेल नज़र आती है, हर बंदा परफॉर्म कर रहा है, कप्तान और डग आउट वो एक पेज पे लगते हैं। क्विकली अगर मैं सिर्फ बाबर के ऊपर एक आखिरी बात करूं कि आप सिर्फ बाबर को शटल डाउन होने दें, ठीक है जी। अगर वसीम अकरम आ गए हैं, बाकी लोग आ गए हैं, पहले भी मिसबा थे, वकार थे, बाबर अपनी क्रिकेट खुद और टीम को खुद खिलाते हैं। जितना बाबर खुद सेटल होगा, कराची की परफॉर्मेंस आपको इंप्रूव नजर आएगी। अच्छा तस्लीम, अगेन कमिंग बैक टू यू, दिस मैच विल बी बिटवीन सरफराज और रिजवान और कोयटा और मुल्तान. What do you think? Kashif said something really interesting, and he said that the difference between the two teams for him is Rizwan's captaincy. By and large, I will agree with this, but I'll just add a couple of things that I think could be really key. Number one, Tim David.
So Tim David as a batsman, obviously we all know is really exceptional, really high strike rate, 154, with an average of around 36, 37. So that's really impressive statistically. However, the last few matches, Multan have been using Tim David to bowl. And I think that even those cricket analysts who are familiar with Tim David's career for Singapore will know that he's not the same kind of bowler as he is in terms of the quality of his batting. So I think that that is a minor mistake that Multan have been making in the last couple of matches, and that's allowing Tim David to bowl or expecting him to bowl. So what he brings in terms of batting, it might be the same kind of liability in terms of bowling. अच्छा तस्नीम, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा और भी इस पे बात करते हैं। मैं ज़रा एवरेजेस पे भी आज बात करूंगा कि जिन जिन एवरेजेस के हम जिक्र कर रहे हैं, ज़रा आज उस पर खुल के थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं ताकि पता चले हमारे सारों को कि एवरेजेस के सिलसिले और ये सारी गेम कहाँ जाती है। अब्दुल कदीर राना ने कराची से हमें ज्वाइन कर लिया। ब्रेक के बाद ज़रा उनसे भी अपडेट्स लेंगे, तो आते हैं एक ब्रेक से वापस। वेलकम बैक जी। अब्दुल कदीर राना साहब ने ज्वाइन किया था, इससे पहले कि इमरान साहब, काशिफ शबीर साहब, तस्नीम साहिबा कुछ बोलें। अब्दुल कदीर राना साहब का बोलना इसलिए ज़रूरी है, कराची बैठे हैं, नेशनल स्टेडियम बैठे हैं, उनकी तरह टीम हार रही है, तरह उनको भी हम क्यों ना तंग करें। अब्दुल कदीर राना साहब बड़े कलाम मशवरे दे रहे थे, बड़े खुश थे कि आज लाहौर को हरा देगी तो हम सारे खुश हो जाएंगे, और हरा दिया यार लाहौर ने। हाँ, लेकिन वही मायूसी उससे बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। बहुत हमने मशवरे दिए, आपने भी कहा कि कुछ इनको खिलाएं पिलाएं, लेकिन कोई चीज़ भी जो है काम ना आई और वही जो है ना फिर हार गई। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर हुआ है, 150 से ऊपर चले गए, चलो स्कोर इतना तो किया, ये खुश हुए हम भी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि थोड़ा सा लग रहा था कि शायद यार ये कुफर टूट जाए, ये टॉस वाला जो है पहले जो टॉस जीतता है कि वो ताकि वो टॉस जीतने वाला भी हारे, लेकिन नहीं हो सका। वो रीत जो है ना बरकरार ही रही, और कराची किंग्स ने तो ख़ास तौर पे रखी हुई है 3 मतलब मैच की शिकस्त लगातार, और जिससे और पूरा स्टेडियम कल वाकई देखने वाला था जिस तरह से जज्बात के अंदर। एक तो छुट्टी का रोज़ था, लोग जिस तरह से तैयारी करके आए थे, ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं वो बड़ी तैयारी के अंदर आए थे, और फिर जो जिस मायूसी के अंदर से वो निकले हैं, जिस करब के अंदर। अच्छा, वैसे अब्दुल कदीर राना साहब, अब्दुल कदीर राना साहब यार इतने आपको एंटरटेन किया, फ़खर जमान ने पहली सेंचुरी कर दी, विल स्मिथ करते करते रह गया, फ़खर जमान ने सेंचुरी कर दी, और कितना एंटरटेन करे लाहौर। हाँ, ये दूसरी बात क्या कही फ़खर जमान के अलावा आपने? मैंने कहा और लाहौर कितना एंटरटेन करे। हाँ, लाहौर कितना एंटरटेन करे। लाहौर ने चलो अपना फ़खर जमान, लाहौर भी दिखा रहा था, लाहौर के खिलाड़ियों ने भी कुछ दूसरों ने तो नहीं किया। तो ये कल का अगर मैच देखा जाए तो फ़खर जमान की बदौलत ही ये जीता है, बाकी खिलाड़ी तो इतना नहीं परफॉर्म कर पाए लाहौर के। लेकिन मैं तो कराची के हवाले से ये बात कर रहा था कि कराची के जो शायकीन हैं, जो वाकई लगाव होता है कराची के, ज़ाहिर है कराची वालों को, वो कल तो वाकई में जज्बात से जो है ना फट पड़े थे। बड़े मशवरे भी दिए उन्होंने। एक उनसे जो हमारी बात हुई है कि वो कह रहे हैं भाई ये कराची किंग्स किस तरह से खिला रहे हैं खिलाड़ियों को, ये सिल्वर वाले खिलाड़ी खिला रहे हैं, गोल्ड वाले नहीं है, डायमंड वाला कोई नहीं है इनके साथ, पता नहीं किस तरह की टीम बनाई हुई है, मतलब कोई अच्छे प्लेयर्स लेके आए हैं, ये कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छे इस तरह से मशवरे मतलब जारी हैं, और अभी मज़ीद जो नेक्स्ट मैच होगा कराची किंग्स का, उसमें जो है थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली करके इस कराची किंग्स की जो इंतज़ामिया है उसको लाजमी ये अगला मैच जो है हर सूरत जीतना अब तो वैसे कर भी लेनी चाहिए थी, पहले 3 मैचेस में इतना मसला हो गया। अच्छा इमरान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखें, ये जो आज मैं थोड़ा सा टूर्नामेंट को आगे लेके जाने के लिए और शायकीन के लिए, मुल्तान और रिजवान इज़ माई फेवरेट प्लेयर, एंड और भी किसी प्रोग्राम में जब पूछते हैं कि कौन सी फेवरेट टीम है, हमारी सारी फेवरेट टीम्स हैं। वी वांट अ गुड टूर्नामेंट, गुड परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग। बट आज मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जाना चाहूँगा। सर आपने दोनों के स्टैट्स देखे एक दूसरे के मैचेस के? मैं अरसलान जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं
सरफराज और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जाना चाहूँगा एंड आई वांट कि कोयटा ग्लैडिएटर्स शुड विन अगेंस्ट मुल्तान। क्यों? इसलिए कि टूर्नामेंट हमने तगड़ा करना है। इस टाइम आपकी दो टीमें क्लियर कट नजर आ रही हैं कि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, मुल्तान और इस्लामाबाद। टीम्स को करना है, जिन लोगों ने खुद फोकस करना है वो खुद कहीं ना कहीं हथियार डाल देते हैं। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि उसकी वजह है जो मैं कह रहा हूँ। देखें, सरफराज हैज बीन द कैप्टन ऑफ T20 साइड। सरफराज का जो ब्रांड है बास्ट नाउ, और आई अंडरस्टैंड यू, आपने एक बार पहले भी, मैं भी अग्री आपसे इस बात पे कि सरफराज इज अ वेरी गुड कैप्टन, नो डाउट, लेकिन जो पेशेंस का डिफरेंस है ना दोनों कैप्टन का, वो थोड़ा सा एज है रिजवान को। जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, क्लियर कट रिजवान हैज गॉट द एज। फॉर्म में, टीम फॉर्म में, इंटरनेशनली परफॉर्म करके आ रहे हैं। सरफराज डाउन है, गलतियां हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ टूर्नामेंट की खूबसूरती के लिए नहीं, उम्मीद तो सर हमें देखें किस लिए, लाहौर के अंदर प्रिपरेशन शुरू हो गई है। लाहौर की टीम ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई। तो दो क्लियर टीम्स जो अभी नजर आ रही हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह आपने कहा, मुल्तान इज क्लियर कट टॉप ऑफ द पूल बैठे हुए हैं। थर्ड टीम आपको लाहौर भी नजर आ रही है, ठीक है जी। चौथी टीम और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसे उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है, बॉलिंग भी नजर आ रही है। थोड़ी सी शुरू के मैचेस के अंदर हुई, लेकिन आपने देखा कि अगले मैच में, जिस तरह आपने पहले मैच में कहा था, तो सरफराज की कप्तानी दूसरे मैच में बेहतर थी, जो आपने आइडेंटिफाई की थी बातें। तो मेरा ख्याल है कि आज सरफराज की कप्तानी आपको और बेहतर नजर आएगी। हो सकता है, देखें अभी तक सारी की सारी वो टीमें जीती हैं जिन्होंने बैटिंग सेकंड की है, टॉस जीत के वो दे आस्क द अदर टीम टू बैट फर्स्ट और सेकंड, क्यों ड्यू फैक्टर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। बट मैं आज ये चीज़ नहीं देख रहा कि क्या, मैं ये देख रहा हूँ कि आज आपको हो सकता है सरप्राइज मिले और कोयटा ग्लैडिएटर वेदर दे बैट फर्स्ट और बॉल। इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी सामने आएगी। देखें, बड़े प्लेयर पे और बड़े कप्तान पे आई वांट कि रिजवान जो है ना इस टूर्नामेंट में प्रेशर में भी आए, क्योंकि जितना बड़ा प्लेयर होता है, जितना कप्तान होता है, वो अंडर प्रेशर से जब परफॉर्म करेगा तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें अभी दूसरी लेग रहती है, क्लियर कट अगर आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएं, फिर मुश्किल आती है और आखिरी क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल स्टेज में। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आज हो सकता है कि आपको सरफराज और कोयटा ग्लैडिएटर सरप्राइज दें। चले इस पे थोड़ा सा और भी बात कर लेंगे, लेकिन सर एक चीज़ थोड़ी सी रह गई जो मैं चाह रहा हूँ अब हम बात करें, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपने टीम देखी काशिफ भाई जी, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। जिस तरह से उनकी सिलेक्शन है, मतलब स्टर्लिंग इज देयर एंड वेटिंग फॉर सम अदर प्लेयर, कोई आए तो स्टर्लिंग पीछे भी हो सकता है, लेकिन स्टर्लिंग खेल रहा है। पहला मैच आया, धाक बिठा दी, उसने बताया कि भाईजान ऐसे मैं आईसीसी के अवार्ड्स में नॉमिनेशन नहीं ले रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं इसलिए हूँ। एलेक्स हेल, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर, ही स्टिल अलाइव इन क्रिकेट। एलेक्स हेल लूज़ किया, कराची किंग्स ने नुकसान हुआ कराची किंग्स को। फिर गुरबाज, वो आप वाली बात मुझे याद आया, क्या शानदार से शॉट्स कल दिखाए आपने, नोटिस किया। मुझे लगता है कि कल पेशावर ज़ल्मी कहीं उनकी बैटिंग के भी अताब में थी, बॉलिंग के भी अताब में थी। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉम्बिनेशन तो अनडाउटेडली सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन उनका है। दूसरी बात है कि हसन अली का नंबर आता है 10वें नंबर पे जाकर, और हम सबको पता है कि हसन अली ऐसा प्लेयर है कि जिसको अगर 1-2 ओवर मिले तो वो भी स्कोर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि उनके 10 प्लेयर्स जो हैं वो खेलने की पोजीशन में हैं। दूसरी बात यह है कि जो शादाब खान जो कैप्टन है, उसने टीम का कॉम्बिनेशन और टीम की जो नंबरिंग है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। आप देखें पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स हेल, उस पर गुरबाज, और उसके बाद आपके जो है ये आज़म खान, उसके बाद आता है आसिफ अली, शादाब खान खुद आता है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा चल रहा है। और उसके बाद ये है कि जो टीम का जो जेल करने का तरीक़ेकार होता है या जो जेल करता है वो होती है असल कैप्टनसी। और शादाब खान हम सबको पता है बहुत एग्रेसिव कैप्टन है, वो अपना रोल जो है प्रॉपर तरीके से अदा कर भी रहे हैं। हसन अली बहुत ज़बरदस्त इंक्लूजन था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर, और हसन अली जो है ऐसा बॉलर है जो किसी वक्त भी मैच का 5 पलट देता है। और सबसे कमाल बात यह कि जो शुरू में 1-8 विकेट लेकर वैसे ही अगली टीम को प्रेशर में लेकर आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो टॉस है, अगेन अनफॉर्चुनेटली टॉस जो है वो एक रोल प्ले कर रहा है। बहुत बड़ा कैच ड्रॉप किया हुआ है उसने, और हाँ वापस आ रहा है, तो अब उसकी एक्सपेक्टेशंस में है। और आप देखेंगे पेशावर परफॉर्म, हाँ, और पेशावर कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने। और पेशावर ज़ल्मी जो है, पेशावर ज़ल्मी ऐसी टीम है जो कि कोई भी टोटल चेज कर सकती है। पेशावर ज़ल्मी में हमने देखा है उनकी कॉम्बिनेशन, और उनका जो शुएब मलिक है, जो रदरफोर्ड बहुत डेंजरस है। रदरफोर्ड के अलावा शुएब मलिक दुनिया का बेस्ट T20 का प्लेयर है, और उसने करके दिखाया टाइम एंड अगेन। शुएब मलिक ने करके दिखाया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली कराची को हम साइडलाइन इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। शुरू में इमरान बात कर रहे थे कि जब ये बाबर आजम खेलेगा तो सरप्राइज़ कर सकता है।
बहुत मुश्किल है सरप्राइज करना, क्योंकि अकेले बंदे का सरप्राइज करना हमेशा से मुश्किल बाबर काम आजम की होता जो है। बैटिंग स्टाइल है उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट से ज्यादा एक मैच्योर एलिमेंट है, वो आराम से टीम को लेके चल सकता है। और पिछले सीजन उसमें में है। बाबर आजम के पास पूरे रिसोर्सेज थे और उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से वो यूटिलाइज कर रहा था और आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस कराची किंग्स दे रहा था, लेकिन इस दफा वो चीजें मिसिंग है। दफा इमाद वसीम थोड़ा और जाया हुआ था तो वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा तस्नीम, डू यू एग्री द टीम्स कॉम्बिनेशन is a better element rather than depending on toss? Well, look, if a team is strong enough, they can always defy that toss bias, and we have teams strong enough in this competition to do it. It might be a little controversial to say, but Multan Sultans is definitely a strong enough team to get rid of that toss bias. So is Islamabad United. So really, it's a matter of who you're up against and the strengths and weaknesses of the two teams in question. I think that is a lot more instrumental than the toss. Once we start accepting that the toss just decides everything, then there's almost no point in playing anymore. Yes, one thing is that you cannot ignore the stats as well between two teams, between the matches. You can't ignore that because that's not a pass. But we have to look into what the stats mean, and that's not what we're doing. We're just looking at who wins the toss and who wins the matches. What we really need to be thinking about is an expected result. Are those two teams evenly matched to begin with? For example, right now, Karachi Kings and Islamabad United are not evenly matched. Anyone would expect that, you know, considering the circumstances that we've just seen, Islamabad United would beat them. So you have to look at the expected wins and losses as well. So if you've got a team that's stronger, that loses after winning the toss, then that's something remarkable happening. And I think that's absolutely possible. The toss element is something that we have to consider is mostly psychological anyway. These pitches aren't varying. They're not breaking down. They're not turning into turning pitches all of a sudden. Actually, what happens is psychologically in T20 cricket at the moment, we have no idea what a good score almost anywhere is. We ask teams to bat first because it then tells us what we are capable of chasing. It's that simple. So the reason that we see this toss bias so heavily there, it's because that teams are not necessarily going as hard and achieving quite the score that's possible. We saw that with Karachi Kings yesterday. They made 170, but what's in that pitch? Could someone else made 210, 220, 230? So when you have the right combination of players who are capable of taking those higher scores up further, that's what you get. So the toss is important, but it's not the most important thing. अच्छा, बड़ा मसला ये भी है तस्नीम मेरी नज़र में कि मुल्तान सुल्तान को अगर हम देखें तो काफ़ी सारे प्लेयर्स पे वो रिलायबिलिटी रखते हैं रिजवान के अलावा भी। कराची में ये इशू हो रहा है कि बॉलिंग पे चले, बैटिंग में तो फिर वो शर्जील और बाबर हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्लार्क है कुछ कर लेगा, ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन बॉलिंग में एक इशू ये है कि वो रिलाय किस पे करें। इलियास उस तरह का बॉलर नहीं है जो आपको विकेट ले देगा, बाकी भी कोई नया कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, तो वो जो मसला है वो स्टिल है। आमिर यामीन को बहुत मतलब आपको 5 विकेटों वाला बॉलर नहीं है आमिर यामीन, वो ऑलराउंडर है, तो रिलायबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल। अब्दुल कदीर राना साहब एक सिर्फ चीज़ मुझे आज ज़रा बता दें कि अभी नजीब बता कर गए हैं कि आमिर फीलिंग बेटर है, तो क्या खबरें हैं, खेलेगा आमिर, अब आमिर को खिलाना पड़ेगा, क्या सिलसिला है? देखें इस हवाले से अभी कोई कबल वक्त होगा, आमिर खेलेगा, उम्मीद की जा सकती है कि आमिर आए शायद, लेकिन जिस तरह मैंने कल कहा था अगर आमिर नहीं भी आ रहा तो कोई उसका अच्छा मतलब प्लेयर इनके पास होना चाहिए। तो पहले से सोचकर जो मेरा मतलब ये मशवरा है, कोई भी अगर जिस तरह बाबर आजम है तो अगर ये नहीं खेल पाते किसी वजह से तो इसका नेबुल बदल होना चाहिए टीम के पास, जो भी टीम है। आमिर नहीं था तो पहले से ही तो मसला हो रहा है करके रखना चाहिए था इसका वो करके। ये आपकी बात सही है, लेकिन अब्दुल कदीर राना साहब वहाँ यही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि हम बार बार यही पूछ रहे होते हैं कि आपके पास मुतबादिल क्या है, लेकिन वो मुतबादिल के तौर पे चूंकि सिलेक्शन उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं हुई। जी इमरान साहब कुछ क्विकली, क्योंकि कराची आपने टच किया, पहले कराची बात करते हैं और क्विकली देन आई लाइक टू टच अपॉन रिजवान आल्सो। अच्छा काशिफ, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि अभी क्लियरली बाबर अंडर प्रेशर है, कराची की टीम परफॉर्म नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान का उन पर प्रेशर है, कराची के अंदर फर्स्ट लेग हो रही है, उनका अपना जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, अब बाबर आके कप्तान एज ए कप्तान आए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मजे की बात बताऊँ, कराची के अंदर खेलने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पिछले सारे सीजन। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है स्टैट्स को देखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने मैचेस अपने अच्छे जीते हैं हर टीम के साथ, उनका अगर आप लेकिन कराची हेड टू हेड देखेंगे बहुत अच्छे नहीं जीते हुए। अच्छा, उसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो काशिफ आपका पॉइंट था ना कि बाबर, देखें
वी आर जस्ट होपिंग, वी वांट आवर मेन कैप्टन जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आईसीसी रिकग्नाइज्ड कैप्टन है, वी वांट हिम टू परफॉर्म, वी वांट कराची टू परफॉर्म. नाउ क्विकली बैक टू अरसलान टुवर्ड्स द मुल्तान साइड आल्सो. मैंने आपको कहा कि मेरी जो फेवरेट टीम है वो मुल्तान है. मेरा जो फेवरेट प्लेयर है और फेवरेट कप्तान भी है वो मोहम्मद रिजवान है. ठीक है जी, लास्ट 2 साल की उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर. लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि आज हो सकता है कि एहसन अली, देखें आज अगर इमरान ताहिर को मार पड़ती है, क्योंकि आज पहली मरतबा आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर टॉप 3 परफॉर्म करते हैं, और स्पेशली जब इमरान ताहिर आएंगे, क्योंकि अगर उनको मार पड़ गई, ये टॉस पे भी डिपेंड होगा. सूरत ये है कि वो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग. लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने तो पहले बात की है कि मुझे टॉस मैं नहीं देख रहा. मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इमरान ताहिर या इनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, मेरे लिहाज से वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड और इवन लाहौर. तो मुल्तान की अगर आज बॉलिंग जो है वो अंडर प्रेशर लेके आते हैं एहसन अली विद द लाइक्स ऑफ एहसन अली और जो पहले 3 बैट्समैन हैं स्ट्रीट, तो आप हो सकता है आप देखें कि सरफराज और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, दे मे गिव यू अ सरप्राइज. सर देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्तान सुल्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है. अगर आप पिछले 5 मैचेस देखें इन दोनों के आपस में, तो 3 मैच जीते मुल्तान सुल्तान ने, 2 मैच जीते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने. अगर आप टॉप रैंकिंग में बैट्समैन देखें तो टॉप रैंकिंग में कोयटा के बैट्समैन आता है सरफराज, जिसका एवरेज है तकरीबन 58-59 की एवरेज है, 122 का स्ट्राइक रेट है. उसके साथ आता है एहसन अली. एहसन अली चूँकि उसने 2 मैचेस खेले हैं और उसका 130 का इस वक्त एवरेज चल रही है. स्ट्राइक रेट आता है 120. अगर आप मुल्तान में देखें इसको मोहम्मद रिजवान को, तो उसका स्ट्राइक रेट आता है तकरीबन 140 का, एवरेज आती है 48 की. उसके बाद सुहेब मकसूद को देखें तो 38 की उसकी एवरेज है, 122 की. बहुत अच्छे. तो अगर आप ये दोनों कंपैरिजन देखें तो इसमें नजर ये आ रहा है कि यही शुरू में जानना चाह रहा था मैं, ये कि ग्लैडिएटर्स जो हैं वो इस वक्त हैं टॉप पे. लेकिन जो करंट सिनेरियो है मुल्तान नहीं, जो स्टैट्स के हिसाब से, लेकिन जो कैप्टनसी है वो, जिससे मैंने पहले कहा, कैप्टनसी बहुत मैटर करती है और कैप्टनसी इस वक्त मैटर करेगी. अनफॉर्चुनेटली तो दोनों विकेट कीपर कप्तान है. जो सरफराज की कैप्टनसी है वो बॉलर्स के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर एक एडेड प्रेशर है. अच्छा, मैं एक जबकि वो प्रेशर रिलीज करता है रिजवान. लास्ट टाइम तस्नीम, न्यूज़ फॉर यू ऑल गाइस, कि जब ये मैच हो रहा था कोयटा ग्लैडिएटर का, जिसमें नसीम शाह हैज गॉट 5 विकेट्स, फर्स्ट 5 फॉर द टूर्नामेंट, नसीम शाह गॉट दैट. नसीम शाह रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट दैट I want to ball by my own, I want to settle field by my own, that's what I need in the ground. और फिर वहाँ अग्री किया मैनेजमेंट ने कि आप करें ये काम. उसकी वजह से ये प्रेशर है, ये प्रेशर है सरफराज का. कप्तान का मकसद होता है प्रेशर को रिलीज करना और कंफर्टेबल करना अपने बैटर्स को, अपने बॉलर्स को. लेकिन उसका अदर वे राउंड प्रेशर क्रिएट होता है. और यही आप देखें रिजवान को, पिछले मैच में टिम डेविड को छक्के पड़ रहे थे, लेकिन वो जाके उसको रिलैक्स कर रहा था कि कोई इशू नहीं है, तो इससे बेहतर बॉलिंग कर सकता है. गले मिल रहा था और उसने उसका रिजल्ट आया. तो इसलिए अगर जिस तसीम ने कहा कि अगर कोई टॉस के फैक्टर को निगेट कर सकता है तो दैट इज़ मुल्तान सुल्तान. अब आज मुल्तान सुल्तान अगर बैटिंग करेगी तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, इतना पोटेंशियल है कि वो 220-25 रन बोर्ड पर डाले और फिर उसको डिफेंड करने की सलाहियत भी रखता है. तो इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज, सब लोगों से वेरी नेल बाइटर फिनिश. आप दुआ करें कि इमरान ताहिर को मारना पड़े, क्योंकि दानी और इमरान ताहिर हैं. आज अगर इफ एहसन अली टीज ऑफ, सर लास्ट टाइम इमरान ताहिर को बहुत मार पड़ी, फिर भी कर गए वो स्कोर. मैं आपको भी बता दूं, इमरान ताहिर को 200 रन चेज किए हैं उन्होंने. 2 सिनेरियोस पे बात हो रही है कि पहले बैटिंग कौन करेगा और दूसरी बार बैटिंग कौन करेगा. ये सिनेरियो डिफरेंट है सर बेशक, लेकिन 200 चेज करना आई थिंक बहुत बड़ी बात है सर. ये बड़ा अच्छा. डू यू एग्री तस्नीम कि मुल्तान सुल्तान हैज टेंडेंसी, हैज कैपेसिटी टू डू दैट, टू गेट रिड ऑफ दिस टैबू ऑफ टॉस? I hope someone does, because it becomes so boring if somebody wins the toss and that's it, you know, game's over. No, absolutely, I totally agree. I think that it's a matter that's any team can do it so long as they perform on the day, and that sometimes it's a matter of luck. It's about multiple things clicking. For Karachi Kings, it's about finding the right combination for them. But for a team like Islamabad United and Multan Sultans, they've got everything going for them. They've got performance, they've got balance, they've got accumulators, they've got strike rotators, they've got big strikers at the ball. So I think that so much work is done off of the field when you're बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम समर, काशिफ शबीर साहब, नजीबुल हसनैन हमारे साथ आ रहे, इमरान जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया. अब्दुल कदीर राना साहब कराची से हमारे साथ मौजूद है. राना साहब,
कल आपसे ज़रा टिकट्स पे भी बात करूंगा कि टिकट्स लोगों को मिल रही हैं या नहीं, लोग भी सुनना चाह रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे तो मुझे याद नहीं रहा आज। कल इंशाल्लाह पूछ के देखते हैं क्या आसानी है टिकट्स के हवाले से। कल होगी 4 बजे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।